ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ चलते हैं इस वीडियो में बीहाइव बुक की सारी पोएम्स को कवर करते हैं और शुरू करते हैं क्लास 9th इंग्लिश नोट्स के साथ। आपकी पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन एंड इट्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन कवि। किस तरीके से अपनी कविताओं में आपको एक इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो चलते हैं द रोड नॉट टेकन। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ? यात्री अपने आप को कहां पाता है? वॉट प्रॉब्लम डज ही फेस? जैसा कि आप पहले ही कविता में पढ़ चुके हैं कि कवि कहीं जा रहा होता है, वो एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां टू रोड्स, मतलब एक रोड दो दिशाओं में बढ़ जाता है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन से रोड पर उसे जाना चाहिए। तो आंसर है द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फॉग। कवि अपने आप को पाता है एक कांटे पर खड़ा हुआ। कांटे पर खड़ा हुआ तो मतलब एक दो राहे पर खड़ा हुआ पाता है। वेयर टू रोड्स डिवर्स्ड इन अ येलो वुड, जहां दो रोड सेपरेटेड हो जाते हैं, डिवर्स्ड हो जाते हैं इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में। ही इज अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज। वो डिसाइड करने में असमर्थ है, निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि उसे कौन सा रोड चूज करना चाहिए। ये कविता यहां से स्टार्ट होती है। अब आपको डिस्कस करना है व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। इन वाक्यांशों का आपके लिए क्या मतलब है? अ येलो वुड, येलो वुड का क्या मतलब है? द फॉरेस्ट विच हैज वीदरिंग लीव्स, एक जंगल जिसमें वीदरिंग लीव्स हैं, वीदरिंग मुरझाई हुई पत्तियां। एज इन द सीजन ऑफ ऑटम, जैसे कि पतझड़ का सीजन हुआ करता है। इट मीन्स इट्स एन ऑटम सीजन, ये ऑटम पतझड़ का सीजन है, इसीलिए वो जंगल येलो है। इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, ये घास वाला था और ये चलना मांगता था। इसका क्या मतलब है? द पाथ हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा घास थी इसलिए पत्तियां थी। इट नीडेड टू वॉक ऑन, इस पे जरूरत थी कि कोई चले ताकि पत्तियां कुचल जाएं। द पासिंग देयर, इसका क्या मतलब है? इट्स मीनिंग इज वॉकिंग देयर। ओके। लीव नो स्टेट हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों पर किसी कदम ने कुचला नहीं था, कुचल कर काला नहीं किया था। नो वन हैड वॉक्ड ओवर द लीव्स एज दे वर स्टिल ग्रीन, उन पर कोई भी पत्तियों पर नहीं चला था क्योंकि पत्तियां अभी भी ग्रीन थी। चलते हैं इस पोएम की थीम को समझते हैं। द रोड नॉट टेकन, थीम ऑफ द पोएम। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फॉग वेयर टू रोड्स डिवर्ज इन अ येलो वुड। He is unable to decide which one to choose. He chose the road which was less traveled by. वो उस रास्ते को चुनता है जो कम चला हुआ होता है। This decision changed his life. और इस डिसीजन ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। It means this, it is our decisions. ये हमारे फैसले होते हैं। Which make, जो बना देते हैं। That make, जो बनाते हैं। और mar our lives, यह हमारी जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। वी शुड टेक डिसीजंस वेरी वाइजली, हमें अपनी जिंदगी के फैसले बहुत समझदारी से लेना चाहिए। जैसे कवि उस रोड को चुनता है जहां पर कम लोग गए हुए थे, विच वॉज लेस ट्रेवल बाय। अब अगली पोएम की तरफ चलते हैं जो है आपकी विंड पोएम। क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कशन करते हैं। वेयर आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा, मतलब कवि स्टैंजा में क्या दिखाता है, वो कौन सी चीजें हैं जो हवा करती है पहले स्टैंजा में। या ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द विंड, हवा के कार्य क्या क्या हैं। व्हेन विंड ब्लोस वायलेंटली, जब हवा बुरी तरीके से चलती है, वायलेंट हो जाती है। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, ये हर चीज तबाह करती है। इट ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडोज, विंडोज के शटर्स को तोड़ देती है। इट स्कैटर्स द पेपर, पेपर को बिखेर देती है। थ्रोज द बुक्स डाउन फ्रॉम द शेल्फ्स, शेल्फ पर रखी हुई किताबों को फेंक देती है। टीयर्स देयर पेजेस, उनके पेजेस को फाड़ देती है। एंड ब्रिंग्स द रेन, बारिश को लाती है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द विंड। व्हाट डज द पोएट से? द विंड गॉड विनोस, कवि क्या कहता है कि जो विंड गॉड होता है, हवा का देवता, वो किस चीज को अलग कर देता है। द विंड गॉड विनोस द वीकलिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वंस, जो हवा का देवता है वो कमजोरों को अलग कर देता है मजबूतों से। मजबूत चीजें एक तरफ हो जाती हैं, कमजोर चीजें एक तरफ हो जाती हैं, वो सेपरेट कर देता है। एवरीथिंग दैट इज वीक इज डिस्ट्रॉयड बाय विंड, हर चीज जो कमजोर होती है वो हवा के द्वारा तबाह कर दी जाती है। द विनोअर्स,
सेपरेट्स द ग्रेन। आपने देखा होगा जो विनोअर्स होते हैं, जो अनाज को ऊपर ऊंचाई पर उठाकर, तो क्या करता है, द विनोअर्स सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। तो विनोअर्स जो होते हैं भूसे से अनाज को अलग कर देते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से द विंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, कि वो कमजोरों को मजबूत से अलग कर देता है। वॉट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, हवा के साथ दोस्ती करने के लिए। अब पोएट क्या कहता है कि वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द विंड, हवा का सामना करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। वेन वी विल बी स्ट्रॉन्ग, और जब हम मजबूत हो जाएंगे, द विंड विल नॉट हार्म अस, तो हवा हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। एंड इट विल बिकम आवर फ्रेंड, और ये हमारी दोस्त बन जाएगी। सो लेट्स बी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए हमें मजबूत होना चाहिए। द रेन ऑन द रूफ, बहुत ही प्यारी सी कविता। वॉट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन्स टू यू, नीचे दिए हुए वाक्यांशों का आपके लिए क्या मतलब है। डिस्कस इन क्लास, चलिए क्लास तो नहीं, ये भी एक क्लास है कि हम और आप सामने हैं और मैं कुछ कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ह्यूमिड शैडोज, स्टेरी स्फीयर्स, What a bliss, 1,000 dreamy fancies into busy being start, इसका क्या मतलब है, 1,000 recollection weave their air threads into wove। तो humid shadows refer to the dark clouds which are full of water। humid shadows का मतलब ये होता है कि काले बादल जो पानी से भरे हुए होते हैं, अरे वही तो होते हैं नमी वाली छाया परछाई। स्टेरी स्फीयर्स का क्या मतलब है, सितारों वाला स्फीयर, रिफर्स टू द स्काई एट नाइट विच इज फुल ऑफ स्टार्स, जो तारों से भरी हुई रात होती है उसके लिए यूज किया गया। ब्लिस, ब्लिस तो आपको मालूम ही होगा, ब्लिस मींस ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग होती है। 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मींस दैट द पीपल स्टार्ट हैविंग वेरीड स्वीट ड्रीम्स, कि लोगों को बहुत प्यारे प्यारे विभिन्न तरीके के ख्वाब आते हैं। इट मींस कभी भी हजारों ख्वाबों वाली कल्पनाओं में बिजी हो जाता है और शुरू हो जाता है। इट मींस वो ख्वाबों की दुनिया में खो जाता है। 1,000 recollections weave their air threads into wove means that when people are asleep, जब सोते हैं लोग, the memories of the past come back into their mind, उनके दिमाग में पास्ट की मेमोरीज वापस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों की फॉर्म्स में, और वही होती हैं 1,000 हजारों रिकलेक्शंस, यादें अपने धागों को बुनने लगती हैं एक मकड़ जाल में, एक जाल में। अब आपके समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसी में व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, कवि को क्या पसंद है जब बारिश होती है। व्हेन इट रेन्स द पोएट लाइक्स टू ले इन द बेड, बिस्तर में लेटना पसंद करता है। एंड हियर द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम, और अपने कमरे के ऊपर बारिश को गिरते हुए सुनना पसंद करता है। ओह, कितना मजा आता है। What is the single major memory that comes to the poet? कवि के दिमाग में सिंगल मेजर मेमोरी कौन सी आती है। Who are the darling dreamers he refers to? और डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है। The poet remembers that his mother when it rains, the poet remembers his mother, कवि अपनी माँ को याद करता है जब बारिश होती है। डार्लिंग ड्रीमर्स रिफर, यहां पर डार्लिंग ड्रीमर जो एक वर्ड है उसका यूज किया गया है टू द पोएट, कवि के लिए, एंड अदर्स, और उन लोगों के लिए हु हैड स्वीट ड्रीम्स ऑफ हिज मदर, जो अपनी माँ के प्यारे प्यारे ख्वाब देखते हैं। वाकई में वो डार्लिंग ड्रीमर्स ही होते हैं। तो इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या कवि एक बच्चा है, क्या उसकी माँ अभी भी जिंदा है। नो, नाउ द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड, आपको बता दें कि अब कवि एक बच्चा नहीं, ही इज अ ग्रोन अप, वो ग्रोन अप है। हिज मदर इज नॉट अलाइव नाउ, और उसकी मां अब बीमार नहीं है। ये है पोएट के बारे में। वन मोर इंस्पिरेशनल पोएम फॉर यू, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड की कहानी। चलते हैं। लीजेंड, अ पोएम विद अ मॉरल, एक कविता जो एक नैतिक शिक्षा के साथ होती है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू, आपको क्या लगता है कि कौन सा देश या कौन से देश, डू यू थिंक नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड जिनके लिए रिलेट किया गया, यहां पर संदर्भित किया गया। द नॉर्थलैंड रिफर्स टू द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल,
नॉर्थलैंड, यहां पर नॉर्थ पोल के अराउंड में, नॉर्थ पोल के अराउंड में जो रीजन है, क्षेत्र है, उसके लिए यूज किया गया, विच इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जो बहुत ही ठंडा होता है। इट कुड बी एनी कंट्री लाइक रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे एक्सेट्रा, ये देश हो सकते हैं। तो व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर ने उस बूढ़ी औरत से किसके लिए, किस चीज के लिए पूछा? व्हाट वॉज द लेडीज रिएक्शन? इसमें लेडी का क्या रिएक्शन था? सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ केक। सेंट पीटर ने लेडी से एक केक देने के लिए कहा, एज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखे थे। द लेडी डिड नॉट गिव हिम अ केक। लेडी ने उसे केक नहीं दिया, इंस्टेड, और इसके बजाय क्या किया? ही बेक्ड अ स्मॉलर वन, उसने एक छोटा केक बनाया फॉर हिम, अपने लिए। बट कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन वो भी ना दे पाई, बहुत, शी वॉज वेरी ग्रीडी, बहुत लालची थी। हाउ डिड ही पनिश हर? उन्होंने किस तरीके से उसे सजा दी? ही पनिश द सेल्फिश लेडी बाई टर्निंग हर इंटू अ वुड पेकर, उन्होंने उसे सजा दी, उसे एक वुड पेकर में चेंज कर दिया। ही हैड टू बोर इनटू द ड्राई वुड, उसे सूखे जंगल में बोर होना पड़ता है, टू गेट सम फूड, कुछ खाना प्राप्त करने के लिए, एंड शेल्टर, और शरण के लिए, वो पूरे दिन बोर होती है। इट मीन्स हमें बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, जरूरतमंदों की हमें मदद करना चाहिए। और आपकी नेक्स्ट पोएम है द लेक इजल ऑफ इन्नेसफरी, W.B. Yeats की बहुत प्यारी सी कविता। What does the poet want to do at Innisfree? कवि क्या चाहता है कि वो इन्निसफ्री पर क्या करना चाहता है? The poet wants to make a cabin of clay and wattle. Clay and wattle की एक केबिन बनाना चाहता है। He wants to sow 9 bean rows, और 9 सेम की लाइनें बोना चाहता है। He wants to set a hive for honeybees, मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता लगाना चाहता है, ताकि वो उनकी विस्परिंग के साउंड को, मरमरिंग के साउंड को अच्छी तरीके से फील कर सके। वॉट डज ही हियर एंड सी देयर? वो वहां पर क्या सुनता है और क्या देखता है? ही सीज नून फुल ऑफ पर्पल ग्लो, मतलब दोपहरी को देखता है जो पर्पल ग्लो, पर्पल कलर से चमकती हुई होती है। इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स, रात जो लिनेट की चिड़िया की तरह, शाम दो लिनेट की चिड़िया की तरह डार्क रेड होती है। एंड नाइट फुल ऑफ ग्लिमर, और रात जो चमकती हुई होती है। ही हियर्स द साउंड ऑफ लैपिंग वाटर, वो लैपिंग वाटर, उछलते हुए, कल कल बहते हुए पानी की आवाज को सुनना पसंद करता है। नो मेन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं। बहुत अच्छी पोएम है ये। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हर यूनिफॉर्म के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, क्या मतलब है इस फ्रेज का, वाक्यांश का कविता में? What uniforms do you think the poet is speaking about? किस यूनिफॉर्म्स के बारे में आप सोच रहे हैं कवि बात कर रहा है? How does the poet suggest all that all people on earth are the same? कवि किस तरीके से सजेस्ट करता है कि दुनिया में सारे लोग एक ही हैं? तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द यूनिफॉर्म्स रिफर टू और फिजिकल अपीयरेंसेस, यूनिफॉर्म का मतलब हमारी शारीरिक बनावट है, कोई काला है तो कोई गोरा है। Where we have same soul, that is a part of God, जहां पर हमारी एक आत्मा होती है जो गॉड या परमात्मा का अंश है। The poet says that, कवि ये कहता है that all people are same in the following ways, नीचे दिए हुए तरीके से हर आदमी एक ही है। They belong to one human race, इंसान एक मानव प्रजाति से ताल्लुक रखता है। We walk ऑन द सेम अर्थ, हम सेम अर्थ पर चलते हैं। अपॉन डेथ, और जब हमारी मौत आती है, वी विल लाई इन आवर ग्रेव्स एट द सेम अर्थ, और इसी सेम अर्थ पर हम लेट जाएंगे अपने मौत के वक्त, इसी मिट्टी से पैदा हुए और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। ड्यूरिंग पीस वी ऑल इंजॉय रिवॉर्ड्स ऑफ नेचर, जब शांति होती है तो हम प्रकृति के इनामों को इंजॉय करते हैं, उसकी दी हुई फसल को खाते हैं। ड्यूरिंग वॉर इन विंटर सीजन में वी ऑल स्टार्व ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, जब वॉर का सीजन होता है या विंटर का सीजन होता है तो हम भूख से मरते हैं खाने की कमी के कारण। तो वी ऑल डू अ लॉट ऑफ लेबर्स, हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं विद आवर हैंड्स, अपने हाथों के साथ। जब हमारे हाथ एक जैसे, जब हमारा लेबर एक जैसा, तो हम कैसे अलग अलग हो गए? वी हैव आईज विच फंक्शन, हमारी आंखें हैं जो काम करती हैं इन द सेम वे, एक ही तरीके से, तो हुए ना हम सब एक जैसे। इट मीन्स नो मेन आर फॉरेन,
इसका मतलब हुआ कि कोई भी आदमी विदेशी नहीं, हम सब एक हैं। ऑन किलिंग अ ट्री, क्वेश्चन एंड आंसर्स। कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री? व्हाई नॉट? क्या एक साधारण सा प्रहार चाकू का एक पेड़ को मार सकता है? नहीं मार सकता तो क्यों नहीं मार सकता? नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन किल अ ट्री। एक पेड़ को नहीं मार सकता। न्यू ब्रांचेस एंड लीव्स विल ग्रो फ्रॉम इट। नई शाखाएं, नई पत्तियां इसमें से फिर निकल करके आ जाएंगी। एंड विल डेवलप इनटू ट्रीज, और फिर ये पेड़ों में बदल जाएंगी। इट मीन्स चाकू का एक छोटा सा प्रहार एक पेड़ को नहीं मार सकता। हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? पेड़ किस तरीके से अपने पूरे साइज में ग्रो कर चुका है? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। उन वर्ड्स की लिस्ट बनाइए जो दर्शाते हैं इसकी जिंदगी को और इसकी एक्टिविटी को। ट्री हैज ग्रोन बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से उसने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके पेड़ उगा है। एब्जॉर्बिंग सनलाइट, उसने सूरज की रोशनी को शोषित किया है, अपने अंदर समेटा है। एयर एंड वाटर, तब वो जाकर के कहीं इतना बड़ा हुआ है फुल साइज का। वट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब हुआ है? वॉट मेक्स इट ब्लीड, और कौन सी चीज है जिससे ट्री में भी खून निकलने लगता है? ब्लीडिंग बार्क रिफर्स टू, यहां पर ब्लीडिंग बार्क का मतलब यह है द सैप, वो जूस विच फ्लोज आउट ऑफ द ट्रीज बार्क, जो ट्री के बार्क से निकलता है। वेयर इट इज कट, जहां इसे कट मारा जाता है। द ट्री ब्लीड्स वेयर इट इज कट, और जब इसमें कट मारते हैं तो पेड़ के रोना आता है। इसका मतलब पेड़ को भी ब्लीडिंग होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड और अर्थ केप? एंकरिंग अर्थ या पृथ्वी की गुफाओं का क्या मतलब है? एंकरिंग अर्थ मीन्स दैट अर्थ सपोर्ट्स द ट्री फॉर्मली, कि मतलब एंकरिंग अर्थ का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पेड़ को बहुत मजबूती से सपोर्ट करती है। और अर्थ केव का मतलब यहां पे हुआ द पिट, वो गड्ढे इन द अर्थ वेयर द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड इट फॉर्मली, बहुत मजबूती से, जहां पर रूट्स, जड़ें अपने आप को बांध लेती हैं, जकड़ लेती हैं टू द अर्थ, पृथ्वी से। व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? ट्री एक्सपोज्ड, इस वाक्यांश का क्या मतलब है कि पेड़ की ताकत को एक्सपोज किया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री एक्सपोज्ड मीन्स दैट अपॉन बीइंग अपरूटेड, जब पेड़ को जड़ से उखेड़ा जाता है। द मोस्ट सेंसिटिव, जो बहुत ही नाजुक, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्री, फॉर एग्जाम्पल रूट्स विल नो लॉन्गर रिमेन हिडन इन द अर्थ, जड़ें जमीन के अंदर छिपी हुई नहीं रहेंगी। सबसे सेंसिटिव पार्ट जड़ें होती हैं। तब जब उन जड़ों को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं तब पता चलता है कि पेड़ की ताकत कितनी होती है। What finally kills the tree? आखिरकार कौन सी चीज पेड़ को मार डालती है? The tree dies when it is uprooted, जब इसे जड़ से उखेड़ा जाता है तब ये मर जाता है। And when it is detached from the earth, जब इसे पृथ्वी से अलग कर देते हैं, it withers, ये मुरझा जाता है। हार्डेंस, मजबूत हो जाता है। ट्विस्ट, टेढ़ा हो जाता है। एंड फाइनली डाइज, इस तरीके से एक पेड़ खत्म हो। स्नेक ट्राइंग, योर नेक्स्ट पोएम इज द स्नेक ट्राइंग। आपकी अगली कविता स्नेक ट्राइंग। व्हाट इज स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम? सांप किस चीज से बचने की कोशिश कर रहा है? द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक, पीछा करती हुई छड़ी से बचने की कोशिश कर रहा है सांप। इज इट अ हार्मलेस स्नेक? यस, द स्नेक इज हार्मलेस, बिल्कुल सही, कि सांप बिना नुकसान पहुंचाने वाला है। व्हाट इज इट्स कलर? इट इज ग्रीन इन कलर, हरे रंग का है, या इट्स कलर इज ग्रीन। द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल, कवि को सांप बहुत ब्यूटीफुल लगता है। फाइंड द वर्ड ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी, जो इसकी ब्यूटी को दर्शाते हैं उन शब्दों को आप छांटिए। द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब द स्नेक आर ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, खूबसूरत और शानदार, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो उसकी ब्यूटी को दिखाते हैं। What does the poet wish for the snake? The poet wishes the snake saves itself. कवि इच्छा करता है कि सांप अपने आप को बचा ले। Where was the snake before anyone saw it? जब किसी ने देखा तो सांप कहाँ था? And chased it away, और जब इसका पीछा किया गया। Where does the snake disappear? सांप कहाँ गायब हो जाता है? Before it was seen, जब इसे देखा गया, it was lying in the sand,
ये बालू में लेटा हुआ था। इट डिसअपियर्स बिहाइंड द मार्शी प्लांट्स, और ये दलदल वाले प्लांट्स के पीछे चला जाता है।